हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डकी भाई केस के बारे में। लास्ट मंडे को पेशी थी डकी भाई की कोर्ट में, लेकिन जज साहब के लेट होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी और अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। इसी बारे में अपडेट किया है फयाज राम ने। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि फयाज भाई काइंडली डकी भाई की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग बता दें कि उनकी अगली पेशी कब है। देख लें, आप लोगों को हमारे अलावा कोई पेशी भी नहीं बताता और कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड करता। डकी भाई केस पे बहुत सारे लोगों को वीडियो बनाने का तो बड़ा शौक है, लेकिन उनके पास कोई अप्रोप्रिएट या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये बात हमारी जाती है जो अदालतों में भी पूरा टाइम दे रहे हैं और आपको उनके चाहने वालों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे भी दे रहे हैं। डकी भाई के केस में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 22 सितंबर की है और 22 सितंबर को डकी भाई को जुडिशियल हुए 14 दिन हो जाएंगे और उन्हें अदालत में पेश भी किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि पोस्ट रेस्ट बेल में हाई कोर्ट का फैसला है कि छोटी छोटी डे टू डे हियरिंग चाहनी होती है, 2 दिन की डेटें डालनी होती हैं, लेकिन डकी भाई के केस में लंबी लंबी तरीके डाल के और कभी रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ तो कभी जज साहब छुट्टी पे हैं। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और एक बड़ी साजिश की जा रही है कि उनको लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए। और मीनवाइल उनके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इंक्वायरी पेंडिंग है, ताकि उस हवाले से कोई फेक कोई ऐसा फाइल बना ली जाए ताकि तब तक इधर से बेल उनको उसमें फिक्स किया जाए। तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक इस केस में कानून के अलावा भी कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं और इसी वजह से रिमांड में भी लंबे लंबे रिमांड मिले और अब बेल में भी जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, वो जो है उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा और लंबी लंबी तारीखें देकर उनकी रिहाई जो है उसको खतरे में डाला जा रहा है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि कल एशिया कप का मैच था अफगानिस्तान और श्रीलंका का, जिसमें श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर अफगानिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया है। मगर अफगानिस्तान की बैटिंग के दौरान लास्ट ओवर जो कि श्रीलंकन स्पिनर बॉलर दुनीत ने थ्रो किया था और नबी ने उस बॉलर को लास्ट ओवर में 5 छक्के लगाए, जिसकी वजह से बॉलर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। और इन्हीं छक्कों के बाद उस बॉलर के फादर जो स्टेडियम में मैच देख रहे थे अपने बेटे को ऐसे बेबस देखकर बर्दाश्त ना कर पाए और स्टेडियम में ही हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अफगानिस्तान की टीम जब वापस जा रही थी तो नबी को बताया गया कि उस बॉलर के फादर की डेथ हो चुकी है। तो आप खुद देख लें उनका क्या रिएक्शन था। By heart attack just after the match. No, just the mid break of the match. Then the news coming, but after finishing the match, Sri Lanka team called him officially. His father passed away. Heart attack? Yeah, heart attack. He's young, just young. No, it's okay, brother. तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे अमारा विद लाइफ के बारे में। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे 2 बहनें अपने वालिद की डेथ का व्लॉग बनाती हैं और उनकी डेथ के बाद अपने डेड फादर का थंब पकड़कर लाइक और सब्सक्राइब करने का बोलती हैं। इसी वीडियो के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर इस कदर हेट का सामना करना पड़ा। लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया उन्हें कि ऐसे कौन करता है व्यूज और लाइक्स के चक्कर में, अपने डेड फादर को भी नहीं बख्शा। इसी सब के बाद उन्हीं 2 बहनों का इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने सब एक्सप्लेन किया कि उस दिन कब कैसे और क्या हुआ था और उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। बंदे ने भी पूरा व्लॉग नहीं देखा। बड़े बड़े क्रिएटर हैं, रेहान तारिक साहब हो गए, डॉक्टर अफान साहब हो गए, माशाल्लाह बहुत अल्लाह पाक ने इनको इज्जत दिया। लेकिन अफसोस कि इनमें से एक बंदे ने भी पूरा व्लॉग नहीं देखा और एक छोटा सा क्लिप जो एडिट हुआ उसी के बेस पे अपने सारे व्लॉग कर दिए। और आपके ये चंद अल्फाज बोलने की वजह से अगले बंदे पे क्या गुजर रही है और उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हम लोगों की रिज़्क जो था वो यहीं से ही जुड़ा हुआ था, अब जो कि वो भी बंद हो गया है। और हमारे भाई वो तो बेचारे ऑलरेडी 3 साल हो गए थे हमारे वाले साहब इसी तरह बीमार थे और हम लोग संभाल रहे थे। और अगर हम कहीं काम करने बाहर जाते तो हम बाबा को कैसे देख सकते। हम लोगों को बेहतरीन हल यही लगा, घर बैठ के इस तरह हम अर्निंग भी कर लेंगे यूट्यूब के थ्रू और अपने बाबा की देखभाल भी कर लेंगे। इतने सालों से 3 से 4 साल का ये है पीरियड सारा कि बाबा बीमार थे। इतने साल हमने उनको देखभाल की, उनको संभाला और आप हमें कह रहे हैं ऐसी गंदी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। अगर आप पूरा व्लॉग देखें तो जहाँ पे वो कह रहे हैं ना कि ये मरे हुए बाप को कह रही है लाइक करें फॉलो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर पूरा क्लिप देखें तो उसमें वो लड़की कह रही है कि जब हमारे पापा ठीक होते थे तो ऐसे ही कहते थे लोगों को कि हमें लाइक करें फॉलो करें। आपने आज एक छोटा सा क्लिप देखा और आपने उस 3 से 4 साल की जिंदगी को, हमारी सब कितना किराया को गंदी औलाद, ऐसी बेहिज औलाद, आजकल के दौर की औलाद। ये जो इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हमें बातें कर रहे हैं और आप लोग इनकी वीडियोस देखकर हमें इतना बुरा कह रहे हैं। आप लोगों ने हमारा घर देखा है, क्या आप लोगों की भी जिंदगी हमारी तरह है? क्या आप भी अकेले सरवाइव कर रही हैं औरतें होकर? आपका कोई सहारा कोई, हम गंदी औलाद है ना, ठीक है हमें गंदा रहने दे ना, देखिए आप हमें। 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਜੀ YouTube ਦੀ ਕਮਾਈ और ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਲਾਲਚ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो आयशा उमर का न्यू डेटिंग शो आने वाला है लाजवाल इश्क के नाम से, जिसे लेकर बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक डेटिंग शो लेकर आ रही है आयशा उमर। ऐसे कल्चर का हमारा माशरा इजाजत नहीं देता। और इस पे पैमरा ने भी रिएक्ट किया है कि ये शो जस्ट सोशल मीडिया पर ही आएगा, ना कि किसी टीवी चैनल पर। और पैमरा का कंट्रोल सिर्फ टीवी चैनल्स पर है, सोशल मीडिया पर नहीं। तो लोगों ने इस शो को बाइकआउट करने की मुहिम चला दी। इसी पर रिएक्ट किया है आयशा उमर ने। उनका कहना है कि ये डेटिंग शो नहीं है, बल्कि इसमें पार्टनर्स ढूंढे जाएंगे और उनसे शादी की जाएगी। आयशा उमर की इसी बात को लेकर रिएक्ट किया है मिशी खान ने। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। लाजवाल इश्क के नाम से एक डेटिंग शो शुरू होने वाला है, जो कि इंस्पायर्ड है। वहाँ पे टर्की में एक शो आता था आस्क अदासी, जो कि एक आइलैंड के ऊपर था, और वहाँ पे स्ट्रेंजर्स का आपस में रिलेशनशिप और गेम्स और वगैरह वगैरह, उससे इंस्पायर होके पाकिस्तानी, आपको पता है, हमेशा अच्छी चीज़ों से कम और बकवास फजूल घटिया चीज़ों से ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। अच्छा भाई, जो आयशा उमर है उनका भी बयान आया है इसके ऊपर। वो कह रही हैं कि दिस इज़ नॉट अ डेटिंग शो, नेवर वंस हैव वी द टीम और द प्रोडक्शन और आई हैव सेड दैट इट्स अ डेटिंग शो। ये स्पेकुलेशंस हैं दैट इट्स अ कॉपी ऑफ लव आइलैंड और एनी अदर इस टाइप का शो जो आपको इससे पहले नजर आया इंटरनेट पे। इट्स अ शो अबाउट लव, इट्स अ शो अबाउट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, एंड ये उन्होंने कहा है obviously because it's with the Pakistani participants and for the Urdu speaking audiences all over the world. It is keeping our values, principles, and our cultural norms, मैंने नहीं कहा, उन्होंने इस तरह का norms in mind intact, और उसके accordingly ये शो बन रहा है। सॉरी, this is not a dating show, never once have we said it। जाहिर है इसमें क्या होगा फिर, अगर ये डेटिंग शो नहीं लव के बारे में है तो इसके अंदर क्या क्या होगा बताएं। इसमें कुकिंग होगी, इसमें एक दूसरे के साथ क्या होगा कि शादी होगी इसके बाद, मतलब ये डेटिंग ही है ना। इससे शादी से पहले इसको डेटिंग ही कहेंगे और क्या कहेंगे। अब डेटिंग शो नहीं है, वो तो स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन ओके, कॉमेडी बहुत होगी, लेकिन कहने का मकसद है कि ये नहीं होगा तो उसमें क्या होगा। आप समझाएं ना, ऑडियंस को समझाएं। जब आप एक चीज़ लेके आ रहे हैं ना, आपकी टीम का पता कौन है, क्योंकि उनको पता था कि बैकलैश आएगा तो वो छुप के कोनों में अपने सोफों के अंदर घुस गए। आपको उन्होंने फ्रंट लाइन खड़ा कर दिया सारी फ्लैग लेने के लिए। कौन है ये लोग जो बना रहे हैं, इनका भी पता होना चाहिए कौन सी टीम है, कौन सा डायरेक्टर है, कोई तो होगा, गुमनाम तो नहीं है। तो कहने का मकसद है कि ये क्या करेंगे वहाँ पे। एंड ऑफ द डे लव जो है वो कैसे फैलेगा, वो क्या होगा। बैठ के ये लोग क्या, अल्लाह माफ़ करे, क्या करेंगे, बैठ के लूडो खेलेंगे, क्या कहते हैं, कुकिंग करेंगे, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, कुछ तलकीन करेंगे, क्या करेंगे। कहाँ हमारे कल्चरल नॉर्म्स में ये शामिल है कि इस तरीके का शो जो है वो किसी बाहर के मुल्क में जाके बनाया जाए। और ये 8 कंटेस्टेंट्स जो है ना, ये क्यों बेचारों को आप लोग वो यहाँ पे पाकिस्तान आके उनको फ्लैग मिलेगा, क्यों आप लोग उनको वो कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा राजा ज़िया-उल हक ने भी रिएक्ट किया है इस शो को लेकर। आप खुद सुन लें राजा ज़िया ने इस बारे में क्या कहा। पाकिस्तान के अंदर एक डेटिंग शो लॉन्च किया जा रहा है लाजवाल इश्क के नाम से, जो कि एक कॉपी है लव आइलैंड की, जहां पे बहुत ही ज्यादा फोश किस्म का कंटेंट अब आपको और आपके बच्चों को देखने को मिलेगा। ये किस जीनियस का ब्राइट आइडिया था कि पाकिस्तान के अंदर ये वाला शो दिखाया जाए। क्या आप अपने होश में हैं, ये आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या आपको पता है ये पाकिस्तान है? क्या आपको पता है कि जो शो आप दिखाना चाह रहे हैं ये आइन की और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी है? इस किस्म की फांसी कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है हमारे माशरे में। आप आखिर प्रमोट क्या करना चाह रहे हैं? हराम रिलेशनशिप, जिना, लस्ट, डिजायर, ये प्रमोट करना चाह रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा और खासतौर पर पैमरा से कि प्लीज कुछ होश के नाखून लें। दिस कंटेंट इज अनएक्सेप्टेबल। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज जहां जहां पे आप हो सके आवाज रेज करें, पैमरा को ईमेल करें, उनको कॉल करें, इसके ऊपर एक्शन लें। दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। याद रखें, ये डिसेंसिटाइजेशन के जरिए हमारे माशरे के अंदर कल्चरल शिफ्ट लाने की एक इंशाल्लाह नाकाम कोशिश है। व्हाट दे वांट इज कि आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के घटिया, फजूल और गलीज किस्म के शोज आपके बच्चे और बच्चियां देखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे के अंदर एक कल्चरल शिफ्ट आए। ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे। अगर तुम्हें हया चली जाए ना, फिर जो मर्जी करो। मीन्स कि जब इंसान से हया निकल जाए फिर उसमें कोई खैर बाकी नहीं रहती है। आप देखें कि बुराई का काम करने से क्या चीज रोकती है इंसान को? अल्लाह से हया। आपको हया आती है कि क़यामत के दिन में अल्लाह तुझे पकड़ेगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि सामिया हिजाब केस के बारे में है। जो सामिया हिजाब और हसन जाहिद की कंट्रोवर्सी चल रही थी वो अब फाइनली खत्म हो चुकी है। सामिया हिजाब ने हसन के अगेंस्ट अपना केस विदड्रॉ कर लिया है और सामिया हिजाब ने कोर्ट में जाकर भी बयान दे दिया है कि वो हसन जाहिद को माफ करती हैं। तो जब वो कोर्ट से वापस जा रही थी तो बहुत से रिपोर्टर्स उनसे सवाल करने लगे कि पहले आप खुद हसन जाहिद को सजा देना चाहती थी और अब खुद ही माफ कर रही हैं, तो कितने में डील हुई है? आपने कितने पैसे लिए हैं हसन जाहिद से? जहां पे रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहे थे, आप वो क्लिप देखें।
मैडम बताइएगा कितने में डील हुई आपकी? मैडम कितने में डील हुई है? मैडम बताइएगा आपने हसन साहब को फीस सबिलिल्लाह माफ किया या किसी डील के तहत माफ किया है? क्या आपकी जान को खतरा टल गया? चल रहा है कि आपने करोड़ों रुपए लेके हसन साहब को था और आज आपने अल्लाह के नाम पे सुना माफ कर अल्लाह के वास्ते, तो क्या आपको खतरा टल गया? अल्लाह के नाम पे माफ करने के बाद इतनी देर से कैसे किया आपने? मैडम आप तो माफ करने के लिए तैयार ही नहीं थी, कैसे? मैडम बहुत सी खबरें आपके हवाले से गर्दिश कर रही है कि आपने किसी डील के तहत आपने माफ किया है। पैसे लिए, कितने पैसे लिए हैं? सुना 10 करोड़ पे डील हो रही थी, कितने में हुई है? मैडम कल तक तो आप माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, आज कैसे माफ किया बताइएगा, कितने पैसे लिए आपने? तो अब इन्हीं सारी बातों का रिप्लाई किया है सामिया हिजाब ने। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। आपने अपने मुजरिम को माफ करने के पैसे लिए हैं क्या? पर अगर आपने माफ कर दिया तो अब आपको उससे कोई डर खतरा नहीं है? हे एवरीवन, दिस इज योर सामिया। जब मैंने अपने साथ होने वाले इंसिडेंट के मुतालिक आवाज उठाई तो मैं उन औरतों में से बनना चाहती थी जो अपने हक के लिए खुद लड़ सकती हैं। अब इस सारे सफर में 75% अवाम तो मेरे साथ ही जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत एनहांस किया, बट जो बाकी की 25% थी वो सिर्फ ये चाहते थे कि मैं थक जाऊं, हार जाऊं या भाग जाऊं। देखो, आपका रिश्ता किसी के साथ कोई भी हो, कानून आपको हरेसिंग और अबडक्शन की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। ये सब जानते हुए भी जब लोगों ने उल्टा मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे तब समझ आई एक्चुअल में लड़कियां निकलती क्यों नहीं है इंसाफ के लिए, क्योंकि उनके पंख काट दिए जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है। बट ऑल बिकॉज ऑफ पढ़े लिखे 75% पीपल आई चूज टू स्टे एंड आई स्टे। फिर क्या हुआ? लास्ट वीक कोर्ट की हियरिंग के अंदर उनको 14 डेज का जुडिशियल हो गया था और उसके बाद उनको सजा भी मिल जानी थी। बट हमारे मोरल्स और वैल्यूज हमें ये सिखाते हैं कि जब एक इंसान के वालिदैन आपके पास खुद चल कर आए और आपसे माफी मांगे और उनकी वालिदा आपको बार बार ये इंसिस्ट करें कि प्लीज बेटा केस वापस ले लो, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, तो उस इंसान की एक गलती की वजह से उसकी फैमिली को इस चीज की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा हसन ने भी अपनी गलती कबूल कर ली थी और मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम वापस ले लिए थे। आज सुबह फिर मुझे उनकी वालिदा की वॉइस नोट रिसीव हुई जिसमें मेरा शुक्रिया अदा करी थी कि बेटा थैंक यू सो मच केस को वापस लेने के लिए, बट प्लीज मेरी एक और बात मान लो कि तुम कोर्ट चली जाओ और जाके अपना हल्फी बयान दे दो, क्योंकि तुम्हारी स्टेटमेंट के बगैर हमारा ये मसला कभी हल नहीं होने वाला। अल्लाह सबकी मौत को सलामत रखे। हम वैसे भी जब मौत पे किसी पे बात आती है ना तो हमारे दिल बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जब उनकी वालिदा बार बार कह रही थी तो मेरा दिल सच में सेंसिटिव हो गया था और फिर मैं गई, मैंने जाके हल्फी बयान भी दिया जिसमें मैंने ये अपना केस वापस ले लिया कि मैंने हसन को फी सबिलिल्लाह माफ किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप अदालत से भी ले सकते हैं और हमारा ये सारा केस इस चीज पे आके खत्म होता है कि आइंदा हसन कभी भी मुझे या मेरी फैमिली को किसी किस्म का थ्रेट नहीं पहुंचाएंगे। आज मैं अपनी वालिदा के साथ गई थी कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए और इस सारे सफर में मेरे साथ कोई नहीं था। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि तलहा अंजुम से रिलेटेड है। रिसेंटली तलहा अंजुम कंसर्ट में परफॉर्म कर रहे थे तो फिर से किसी ने उन पे बोतल फेंकी, मगर तलहा अंजुम ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया। अब मेरे ख्याल से तलहा अंजुम को इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि उन्हें अब कंसर्ट में बोतल्स ही पड़ेंगी। ये तीसरी से चौथी बार है कि जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ लाइव कंसर्ट में। अभी किसी ने लेकिन भाई कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही हूं। Let's keep it going, let's keep it going. आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। ये पेन मुझसे मांगती है दे दे मुझे रेस्ट, पर मुझे तो है बनना वन ऑफ द फाइनेस्ट। तो लेता नहीं हूँ ब्रेक बल्कि और घिसू पेन, मैं दुनिया जीत लूंगा इस कला से आई स्वेयर। वो कहते अब तो हार मान ले, सब वो जा चुके हैं जो भी तेरे आसपास थे। रुकना होता तो मैं पहले ना रुक जाता, यूं ही जिंदगी से लड़ता नहीं मैं 5 साल से।